स्वागत है आपका इस खास सेगमेंट में डीडी न्यूज़ पर। ये खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही दिग्गज गेस्ट मौजूद हैं जिन्हें किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत तो नहीं है। हमें ज्वाइन कर रही हैं दीपा मलिक जी। 2016 रियो ओलंपिक्स की बात है, रियो पैरालंपिक्स की बात है, जब आपने पूरे देश का नाम एक तरीके से एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया था उस सिल्वर मेडल के साथ। मैम बहुत बहुत आपका धन्यवाद डीडी न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए। थैंक यू। 1999 की बात है जब वो सर्जरी हुई थी आपकी, और वहाँ से लेकर आज तक 2026 में हम हैं। आपने ना केवल स्ट्रगल्स देखे, लेकिन आपने वो ऊंचाइयाँ भी छुई जो पूरी दुनिया में बहुत ही कम लोगों ने अचीव किया। किस तरीके से देखते हैं आप उस जर्नी को? मैं तो सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगी दूरदर्शन का, आप बुलाते हैं, वो कहानी को याद दिलाते हैं, लेकिन आज इतनी एम्पावरमेंट है और इतना सशक्त हो चुके हैं। चाहे दिव्यांग महिला कह लें, चाहे लकवाग्रस्त महिला कह लें, लेकिन आज वो स्ट्रगल सच में पूछूं तो सबकॉन्शियसली भी धीरे धीरे भूलने लगे हैं, क्योंकि अब सुविधाएं हैं, सुगम्यता है, अब सक्षम हैं। लेकिन वो दिन कठिन थे, अलग थे। 1999 में जब ट्यूमर की सर्जरीज हुई और ये पता लग चुका था कि अगर जिंदा रही तो छाती का निचला हिस्सा लकवाग्रस्त हो जाएगा, मल मूत्र की शक्ति चली जाएगी, और इसके साथ और बहुत कॉम्प्लिकेशंस आते हैं जब आपकी शरीर सुन्न हो जाता है और ब्लड सर्कुलेशन, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर और मोटर नर्व, सेंसरी नर्व्स जब काम नहीं करती हैं, आपका सिर्फ इतना सा ही हिस्सा काम करता है, और पीठ की रिकवरी में भी बहुत समय लगा। और जब शरीर सुन्न होता है तो बेड सोर की शिकायत, ब्लिस्टर्स की शिकायत, आपको महसूस नहीं होता है कि गर्मी ज़्यादा लग गई है तो कहीं पसीने से प्रिकली तो नहीं हो गई, और घाव फिर बहुत जल्दी भरते नहीं हैं। लगातार डायपर पहनना पड़ता है यूरिन के लिए, या फिर यूरिन बैग्स लगाने पड़ते हैं जिनसे अलग कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस होते हैं। सो इट्स अ रेगुलर मेडिकल प्रोसेस जिससे आपको गुजरना पड़ता है। तो उस वक्त मैं जीवन की प्रार्थना कर रही थी, लेकिन 2-4 लोगों को छोड़कर बाकी सब कह रहे थे ऐसे शरीर में रहने से तो अच्छा है मतलब ना ही रहें, मतलब जीवित रहें तो चलती भी रहें, नहीं तो बीच का कोई रास्ता को ना दिखाता था ना कोई देखता था। लेकिन सौभाग्यशाली रही, माता पिता और परिवार जो एकदम इमीडिएट केयर गिवर्स थे, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। और या फिर मैं यूँ कहूँ कि मेरे अंदर की माँ ने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि मैं भी 2 बेटियों की माँ थी। तो कठिन समय था, लेकिन मुझे लगा कि आज जो मैं हूँ, अगर उस कठिनाई से नहीं गुज़रती तो एक ऑर्डिनरी महिला का जीवन व्यतीत करके शायद जीवन काट रही होती। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस ने थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा हिम्मत देके कुछ अलग करने की ताकत दी, क्योंकि बदलनी थी ये छाप अपंग की, अबला की, उदास की, डिपेंडेंट की, या फिर यूँ कहूँ कि अगर व्हीलचेयर पे जीना है तो व्हीलचेयर बाउंड की, ट्रैवल नहीं कर पाएगी, बाज़ार नहीं जा पाएगी, ट्रेनों में कैसे चढ़ेगी, पैसा कैसे कमाएगी, बच्चे कैसे पालेगी, खाना कैसे बनाएगी, नहाएगी कैसे, और मुद्दा तो मल और मूत्र का भी था, बाथरूम कैसे जाएगी, रोज रोज मल कौन धोएगा इसका, बहुत प्रश्न थे। और जिन चीज़ को कोई सोचता भी नहीं है, मुझे लगता है कि 99% लोग शायद ये भी नहीं सोचते कि पानी पीते हुए कि इसके बाद बाथरूम भी आता है। मुझे तो हर बूंद नाप के पीनी पड़ती है कि मैं कहाँ हूँ, कितनी देर के लिए बाहर हूँ, क्या मैं अगर ट्रैफिक में फंस गई और पानी ज़्यादा पी लिया
और घर पहुंचने में मुझे देर हो गई, तो फिर मैं यूरिन बैग कहाँ खाली करूँगी, मैं डायपर कहाँ बदलूँगी। तो ये बहुत सारे सवाल थे जिसमें जवाब मात्र एक ही मिलता था कि घर में रहो, कमरे में बंद हो जाओ, और 2-4 सहायता के लिए। तो इतना ज़रूर था कि मैं फाइनेंशियली इतने गरीब घर से नहीं थी कि मेरे लिए मदद ना रखी जा सके। तो मदद के साथ रहते हुए भी दीपा तो खो गई थी ना। दीपा को ढूंढना था, या दीपा को उस माँ को ढूंढना था जिसने 2 बेटियों को सशक्त बनाना था, और जिसमें बड़ी बेटी खुद दिव्यांग थी। 14 महीने की थी जब रोड एक्सीडेंट में उनके हेड इंजरी की वजह से लेफ्ट साइड पैरालाइज हुआ। तो जो छाप मेरे ऊपर डाली जा रही थी अपंग उदास महिला की, क्या मेरी बच्ची भी वैसे ही बड़ी होती? और फिर क्योंकि मैं एजुकेटेड थी, और तो खुद से एक सवाल पूछा कि मेरा हाल ये है, मेरी बच्ची का हाल ये है, तो फिर अन्य जो गरीब हैं, पावर्टी लाइन से नीचे हैं, जो इतने एजुकेटेड नहीं हैं, जो इतने सक्षम नहीं है, जिनके परिवार इतने सक्षम नहीं है, तो फिर उनका क्या हो रहा है? वहाँ से शायद एक पर्पस भी मिला, वहाँ से एक शुरुआत भी हुई मिशन एबिलिटी बियॉन्ड डिसेबिलिटी की, या फिर उस खोज की कि क्या करूँ इस शरीर से जो लोगों की सोच बदल जाए। पैरा स्पोर्ट्स में आके आज आपने वो मकाम अचीव करा है जो एबल बॉडीड भी बहुत जल्दी से नहीं कर पाते। कौन थी आपकी इंस्पिरेशन पैरा स्पोर्ट्स में आने के पीछे? पैरा स्पोर्ट्स में तो मैं पहली महिला थी जिसने मेडल जीता। शुरुआती दिनों में तो 1 या 2 ही व्हीलचेयर होती थी, लेकिन मैं जब पहले तो मैंने आर्थिक रूप से अपने आप का स्वावलंबन किया, एक अपने आप को इंडिपेंडेंट किया कि मैंने एक छोटा सा गार्डन रेस्टोरेंट खोला। उस गार्डन रेस्टोरेंट को खोलने के बाद जो मैं यंग जनरेशन से मिली, इसलिए कहते हैं यूथ बहुत ज़रूरी है हमारे देश का और उसका, तो यंग बच्चों से मुझे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पता चला, गूगल का पता चला, मुझे पता चला कि आप रिसर्च कर सकते हैं, आप कहीं पे ईमेल लिख सकते हैं। मेरी दुनिया खुल गई, और मुझे फिर ये पता लगा कि मेरी जो रिहैबिलिटेशन है वो और अच्छी हो सकती है। उस रिहैबिलिटेशन को ढूंढते हुए मैं दिल्ली आई, और जब मैं इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर में थी तो मैं कई लोगों से मिली। एक पैरालंपिक खिलाड़ी थे, 2005 की बात है ये, तो अरुण सोंधी नाम के पैरालंपियन थे जो पावर लिफ्टर होते थे, उनकी तस्वीरें देखी। मेरी मुलाकात एक व्हीलचेयर ब्रांड की शूट के दौरान राजेंद्र रहेलू जी से हुई। वो 2004 में एथेंस से पैरा पावर लिफ्टिंग का मेडल लेके जीत के आए थे। तो मैंने देखा कि वो भी चल नहीं पाते, हालांकि वो पोलियोग्रस्त थे, मेरी थोड़ी और कॉम्प्लिकेशंस थी स्पाइनल कॉर्ड की वजह से, लेकिन मैंने देखा कि वहाँ पे मेजर आलूवालिया, गॉड ब्लेस हिज सोल, उन्होंने लेटेस्ट तकनीकी के साथ हम लोगों को रिहैबिलिटेशन, सो वहाँ से मुझे ये समझ आया कि मैं तो अगेन पढ़े लिखे घर से थी, शहरों से थी, और मुझे ही 7 साल के बाद पता चला कि सही ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या है, या ऐसे खेल भी हैं। और मैं बचपन में खिलाड़ी रही थी, मैं कॉलेज टीम से बास्केटबॉल खेली हूँ। मैं 1988 में राजस्थान की जो पहली महिला क्रिकेट टीम बनी थी उसका भी हिस्सा बनी थी, और बचपन से आउटडोर्स का शौक़ रहा। मैं बाइकर भी थी, हमेशा ये कहा जाता था कि मैं अपने समय से थोड़ा आगे थी, थोड़ी अलग थी, थोड़ी टॉम बॉय थी, क्योंकि मोटरसाइकिलें वगैरह लड़कियां शायद अर्ली 80s में इतना नहीं चलाती थी। तो जो भी मिलता था वो यही कहता था कि ये तो मोटरसाइकिल के पहियों पे बैठा करती थी, कहाँ बेचारी व्हील चेयर पे आ गई। तो मुझे लगा कि नज़रिया बदलना भी है और उस दीपा को भी ढूंढना है जो खेलती थी, जो आउटडोर्स करती थी, जो बहुत एडवेंचरस होती थी, गाड़ियाँ भी चला लेती थी। तो अब मैं ये सब क्यों नहीं कर सकती, और भारत में क्यों नहीं कर सकती?
क्योंकि कुछ विदेशी क्लिप्स देखी मैंने कि बाहर लोग इम्प्रोवाइज्ड गैजेट्स की मदद से गाड़ी भी चला रहे हैं, और स्पोर्ट्स के बारे में तो मुझे पता चला ही था। वहाँ से फिर ये जर्नी शुरू हुई, फिर फोकस उस पे किया कि व्हाट कैन आई डू, सो आई इफ़ आई वांट टू प्ले व्हाट आर द ऑप्शंस। अगर मुझे स्विमिंग आती है और मैं पानी में अब भी तैर पा रही हूँ, तो क्यों ना मैं स्विमिंग के हुनर को थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव लेवल पे लेके चलूँ। तो इट स्टार्टेड विद स्विमिंग, बट स्विमिंग में समझ आया कि बहुत ज़्यादा मेरी प्रोग्रेस होनी नहीं है, और फिर एथलेटिक्स एट द एज ऑफ 40, एंड अपॉर्चुनिटी मिली कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 से। 2010 में आने के बाद जब मैं सीरियसली मैंने ट्रेनिंग करी, तो मुझे समझ आया कि देयर इज़ सो मच ऑफ डिस्क्रिपेंसी बिटवीन एबल बॉडी पॉलिसीज़ एंड पॉलिसीज़ फॉर द पैरालंपिक स्पोर्ट्स। अभी वो बराबर नहीं है। 2005 से थोड़ी बहुत रिकग्निशन मिली थी, लेकिन 2010 तक आते आते वो रिकग्निशंस फिजल आउट होने लगी। तो मुझे लगा शायद यहाँ भी मैं अपना योगदान दे सकती हूँ, कुछ आवाज़ उठा सकती हूँ, कुछ अपनी बात रख सकती हूँ ब्यूरोक्रेट्स को, पॉलिटिशियंस को। तो ऐसे फिर मेरा दिल्ली आना हुआ, और 2010 से अब 16 साल हो गए। अनस्टॉपेबल रही हैं बिल्कुल। और खास करके जब हम बात करें, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट एक मुद्दा यहाँ पे उठाया, पॉलिसी चेंज का। जी। साथ ही साथ जब हम बात करें कि किस तरीके की फैसिलिटीज़ थी पहले, आपका पैरालंपिक्स 2016 रियो में सिल्वर मेडल ओवरनाइट डेवलपमेंट नहीं थी, सालों की मेहनत थी उसके पीछे, और आपने वो समय देखा है जब फैसिलिटीज़ बिल्कुल भी नहीं थी, स्पेशली पैरालंपियंस के लिए या पैरा प्लेयर्स के लिए। वो दौर और आज का दौर, किस तरीके के बदलाव देखती हैं? बदलाव ही बदलाव है। मैंने शुरू में ही कह दिया था कि अब तो स्ट्रगल याद भी नहीं है, क्योंकि इतनी सुविधाएं आ गई हैं। बिल्कुल। व्हीलचेयर कौन सी लेके खेलने जाना है, ना उसकी नॉलेज थी ना उसके पैसे थे। कौन से इक्विपमेंट से प्रैक्टिस करनी है, यहाँ 1200-1500 के जैवलिन से, बांस के ऊपर बने जैवलिन से हम प्रैक्टिस करते थे। वहाँ जाते थे तो कार्बन फाइबर का तो हमें उसकी ग्रिप ही नहीं आती थी, तो जीतेंगे कैसे। पता लगा कि एक एक जैवलिन 1-1 लाख रुपए का आता है, तो कहाँ से आएंगे 4-5 जैवलिन। फिर जिम की फीस है, ट्रांसपोर्टेशन है, और मेरे जैसी के लिए तो एक नर्स भी चाहिए कैथेटराइजेशन के लिए। मेरे लिए स्पेशल बाथरूम्स चाहिए, तो बाथरूम तो थे ही नहीं, और बाथरूम है भी तो रैंप नहीं है। तो बिल्कुल मतलब ना कोई जिम इक्विपमेंट ऐसा जिसमें हम जैसे लोग, क्योंकि मुझे बेल्टें लगती हैं, मेरे को ट्रांसफ़र करना पड़ता है, कंपटीशन पार्टनर की ज़रूरत होती है, और इतना सब सामान लेके अगर खेलने आना है तो एक अच्छी गाड़ी भी चाहिए बड़ी, जिसके अंदर सारा सामान आ जाए। और फंडिंग तो ना के बराबर थी। इनफैक्ट मैं मोटर स्पोर्ट्स करके वहाँ से पैसे बचा के स्पोर्ट्स में लगाया करती थी। तो बहुत चीज़ें थी, और कोई स्ट्रक्चर नहीं था कि अब वीज़ा लगना है, अब एंट्री जानी है। कितने स्पोर्ट्स तो हमने मिस कर दिए कि हमारी एंट्री टाइम पे नहीं गई, या फिर हमारी फेडरेशन डिफंक्ट हो जाती थी, डी रिकग्नाइज हो जाती थी। देयर वाज नो स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ थिंग्स। लेकिन आज की डेट में तो आप देख ही रहे हैं कि 2016 में मेरा पहला मेडल था, महिला मेडल, और अब 14 अन्य महिला मेडल बन चुके हैं पैरालंपिक्स में, एक मात्र गए 10 सालों में ही। हम 2016 में हैं, पहला मेडल देख रहे हैं, अब 26 में है, और अब तो इतनी सुविधाएं हैं कि एक बच्ची हमारी जिसके चारों अंग नहीं हैं, पायल नाग, वो वर्ल्ड के पैरा आर्चरी में गोल्ड मेडल जीत रही है। हमारी शीतल है जिसके दोनों हाथ नहीं हैं, वो पैरों से तीरंदाजी कर रही हैं, और उनको ये अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, उनको हाई एंड इक्विपमेंट्स मिल रहा है। न्यू स्पोर्ट्स बिल जब से पास हुआ है, उसमें आप देख रहे हैं कि विमेन को गवर्नेंस में कितना बड़ा रोल दिया गया है। मैं स्वयं पैरालंपिक कमेटी की प्रेसिडेंट रही हूँ, तो महिलाओं की भागीदारी को
बहुत उठाया जा रहा है। पैरा स्पोर्ट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर को अब सुगम्य किया जा रहा है। पहली बार ब्लू मोंडो ट्रैक जो करोड़ों का है भारत में आता है, क्योंकि पैरा एथलेटिक्स की वर्ल्ड चैंपियनशिप होने जा रही है। तो जहाँ पे पैरा शब्द का कोई नाम नहीं जानता था, वहाँ हम वर्ल्ड लेवल इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ग्रॉ प्रीज हो रही हैं, एजुकेशनल प्रोग्राम्स हो रहे हैं, शूटिंग का भी हमने वर्ल्ड पैरा कप करवाया था। तो अब तो इंटरनेशनल इवेंट्स हो रहे हैं, बहुत सारे खेलों में भागीदारी हो रही है। जब हम रियो गए थे तो 5 ही खेलों में गए थे, और इस बार हम लोग 12 खेलों में गए हैं। तो 5 से 12 आप देखिए नंबर ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट्स, क्योंकि नंबर ऑफ मेडल्स भी तो तभी बढ़ेंगे। महिलाओं का लगभग, अब आप देख रहे हैं कि एथलेटिक्स और शूटिंग का ही अगर हम सिर्फ एग्जांपल लें तो 43% मेडल्स अब महिलाएं ला रही हैं। बिल्कुल। और आपने बात करी कि महिलाओं का किस तरीके से पार्टिसिपेशन हर साल बढ़ता जाता है, और इसी के साथ हमने बहुत सारे रिकॉर्ड भी टूटते हुए देखे हैं, चाहे वो पेरिस पैरालंपिक्स हो या महिलाओं की भागीदारी हो, अलग अलग तरीके के खेलों में जिस तरीके के खेल हर साल इंट्रोड्यूस होते हैं। देखिए, पॉलिसीज जब बेहतर बनेंगी जी, उसका रिजल्ट हम देख रहे हैं। हम खेलो इंडिया में खास अस्मिता लीग्स देख रहे हैं, जहाँ पे खास महिलाओं के लिए स्पोर्ट्स लीग्स करी जा रही हैं। जैसे ही क्रिकेट में महिलाओं को बराबर का दर्जा दिया गया, उनकी जो प्लेइंग फीस है उसको बॉयज़ के बराबर किया, महिलाएं वर्ल्ड कप जीत रही हैं। और न केवल महिलाएं बल्कि दिव्यांग महिलाएं, जो हमारी दृष्टिबाधित महिला टीम है, वो भी वर्ल्ड कप जीत कर आई है। तो और नाउ अंडर द न्यू स्पोर्ट्स बिल न केवल गवर्नेंस में महिलाओं का रोल को बढ़ा दिया गया है, मैंडेट कर दिया गया है, और जो अदर पॉलिसीज़ हैं, विमेन इन स्पोर्ट्स कमिटीज़ हैं, विमेन की सेफ्टी के जो पॉश के साथ अलाइन करते हुए पॉलिसीज़ बनाई गई हैं। तो ये सब चीज़ें एक सेफ एनवायरनमेंट विमेन को दे रही हैं। जब हम सेफ और इंक्लूसिव एनवायरनमेंट की बात करते हैं, यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है 33% रिजर्वेशन की पार्लियामेंट जो महिलाओं के लिए बात हुई, विमेन रिजर्वेशन बिल, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। बिल्कुल एक ग्राउंड ब्रेकिंग अचीवमेंट है, ना ही केवल सरकार के लिए लेकिन महिलाओं के लिए भी। आपको क्या लगता है, ना केवल जो एबल बॉडीड महिलाएं हैं, लेकिन जो स्पेशली एबल्ड प्लेयर्स हैं या स्पेशली एबल्ड महिलाएं हैं जो अलग अलग फील्ड्स में अपना कंट्रीब्यूशन दे रही हैं, किस तरीके से फ़ायदा होगा उन सब के लिए? क्या उन सब की आवाज़ और बढ़ चढ़कर सुनने को मिलेगी, उनकी पार्टिसिपेशन और बढ़ चढ़कर देखने को मिलेगा? देखिए, जब भी एक ऐसी स्कीम आती है जो महिलाओं को सशक्त बनाने की ओर कदम रखती है, चाहे महिला मुद्रा योजना हो, महिला के लिए उज्ज्वला योजना हो, चाहे ड्रोन दीदी हो, हर जगह पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन इन कॉम्बैट डिफेंस, ऑल्सो इन द एरिया ऑफ कॉम्बैट डिफेंस। आप जब भी महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म देते हैं, आप देख रहे हैं कि वो अपॉर्चुनिटी मिलते ही वो अपनी एबिलिटी को कितने सुंदर ढंग से दिखाती हैं, अपने योगदान को दिखाती हैं। और जब तक महिलाओं की आवाज़ बुलंद नहीं होगी, जब तक वो our constitution is for the people, by the people, of the people. बिल्कुल। It doesn't say for the men, by the men, for the men, and you know, of the men. People includes women. बिल्कुल। और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही भेदभाव नहीं करता है, तो इक्वल अपॉर्चुनिटी अगर अभी नहीं है, तो मुझे लगता है आरक्षण करने से एक बल मिलेगा उस मूवमेंट को, ये महिला सशक्तिकरण को। मैं हरियाणा को बिलोंग करती हूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम का मैंने असर होते देखा है। जब पहले दिन ये स्कीम लॉन्च हुई थी पानीपत से, मैं दूरदर्शन के जो हमारा वहाँ पे एक वार्तालाप रही थी, मैं उसमें खुद वहाँ मौजूद थी। लॉन्चिंग के एक दिन पहले जब इसके बारे में चर्चा थी, और तब हम ये कह रहे थे कि ये जो पॉलिसी लॉन्च हो रही है, आज लगभग आई थिंक 11 साल हो रहे। बिल्कुल। तब से अब तक आप देखिए उसका असर देखिए। आजकल बेटियां हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं।
तो ये अगर आधी प्रतिशत जो आबादी है देश की उसमें अगर महिला हैं तो फिर महिला की आवाज़, महिला का योगदान ये तो ज़रूरी है ही। और मुझे लगता है महिलाओं को भी ये दायित्व समझना है, उनको भी नेशन बिल्डिंग में फुल पार्टिसिपेशन देना है। तो ये क्या कहना सही होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में गेम चेंजर विमेन रिजर्वेशन बिल है? 200%, 100 नहीं। एक महिला होने के नाते मुझे गर्व है कि एक ऐसे विचार को एक प्रधानमंत्री आगे रखते हैं अपनी बेटियों के लिए, देश की बेटियों के लिए। वो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि न केवल अलग अलग योजनाओं के माध्यम से, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे वो जो महिलाएं हैं उनके लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर्स की योजना हो, लेकिन गवर्नेंस में ही जब महिलाएं अपना रोल अदा करेंगी, अपनी आवाज़ बुलंद करेंगी, अपनी बातों को रखेंगी और एवरी डिसीजन मेकिंग विल हैव इंक्लूसिव इनपुट ऑफ सजेशंस, डिस्कशंस, रिक्वायरमेंट्स। अगर आप विकसित भारत का सपना देख रहे हैं तो विकसित तो तभी होगा जब हर क्षेत्र, हर जेंडर विकसित होगा। तो महिलाओं के बिना कैसे विकसित होगा? बिल्कुल बिल्कुल ठीक तो कहा ये तो आपने। बहुत बड़ा धन्यवाद है आदरणीय प्रधानमंत्री को। और मेरा निवेदन है कि ऐसा बिल पास हो और पूरी सहमति से हो। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद दीपा जी आपका हमारे इस खास बातचीत पर जुड़ने के लिए। मैम ना केवल इंस्पिरेशन है लेकिन एक एग्जाम्पल है पूरे भारत के लिए कि आधी आबादी किस तरीके से लीड कर रही है, ना केवल भारत में लेकिन पूरी दुनिया में इंडिया का एग्जाम्पल लेते हुए। और हमारा सपना है विकसित भारत 2047 तक बनना, और उसके लिए विमेन रिजर्वेशन बिल बहुत बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इंक्लूसिविटी हमारा बेस है, भारत का बेस है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारा इस खास सेगमेंट में जुड़ने के लिए। नमस्कार।